यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र है। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से आया है कि पुरातात्विक स्थल दिए हैं, साथ में आपका वर्तमान स्थान दिया है। ठीक है, तो हम इधर जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलेंगे, व्याख्या सहित देखिए। तो नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ईशमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना आपका राजस्थान में है, डिडवाना आपका राजस्थान में है, गुड़ियाम गुफा आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, गुड़ियाम गुफा आपका तमिलनाडु में है। ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम व्याख्या को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। चरक संहिता तो यहाँ पर आपका 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है चरक संहिता। ठीक है, 120 अध्याय और 8 खंडों में। ठीक है, आगे देखिए प्राणों के संदर्भ में कथन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश, ठीक है, और जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के जो अवतार थे श्री कृष्ण मोर पंख लगाते थे, तो मौर्य वंश। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग में दर्शन प्रचारक। देखिए सबसे पहले इधर तो वैशेषिक के कणाद मुनि, वैशेषिक के कणाद न्याय के गौतम। तो भगवान गौतम बुद्ध न्याय करते जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई न्याय नहीं मिला, उन्हें कोई जाति नहीं, मतलब उनका कुछ नहीं। ठीक है, तो विचारों जो थे ना, उन्होंने गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा किया, सबसे बेस्ट धर्म अपनाया उन्होंने, मुझे लगा। ठीक है, हिंदू धर्म से परेशान होकर हिंदू धर्म के लोगों ने उन्हें परेशानी किया। ठीक है, आप चलिए तो न्याय ऐसे याद रख लीजिए आप। न्याय का गौतम, वैशेषिक का कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा का वादरायण। ठीक है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन बोल लो या फिर उत्तर मीमांसा बोल लो, इनके क्या हो जाएंगे, वादरायण हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत, ये अपना गोल मान लो। ठीक है, और इधर आपका पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी साइड, तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण कहाँ, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, इसमें भी पुर लगा है और पूर्वी पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्कानगडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांडा, ठीक, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जो सुत्कानगडोर है इसे याद रखना है, ये पश्चिमी है सबसे। ठीक है, बलूचिस्तान में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही काल क्रमांक है। देखिए, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सबसे पहले कौन से आए, यूनानी, शक और फिर कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण आए। ठीक है, निम्न में से कौन कवित्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कृष्ण, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही नहीं है, नहीं पूछा तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी आप ये मिला लीजिए। दयाबाई विनय मल्लिका। ठीक है, और सहज प्रकाश, सोन कुमारेश्वर बेली की कविता, ये सब ठीक हैं, ये तीनों राइट हैं आपकी, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। जो गंगाबाई थी वो कृष्ण भक्ति की परंपरा की कवित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ है गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआ गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री। ठीक है, गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त। ठीक है, आगे देखिए, गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली। ठीक है, गणेश देव लीला पुस्तक, ठीक है, कवित्री कौन है, गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली का। ठीक है, मधुर अली का। अब देखिए यहाँ पर वैदिक कालीन प्रशासन में बाघ दूह कौन अधिकारी था। वैदिक कालीन प्रशासन में बाघ
भाग दू कौन अधिकारी था? तो कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला। राजस्व कर जमा करने वाला, सी ऑप्शन। ठीक है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अक्षबाप दूत अधिकारी ये आय व्यय गणना दक्षता। आय व्यय गणना दक्षता कौन? अक्षबाप। ठीक है। आय व्यय अक्षबाप से संबंधित। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध रूप है। वह भिक्षु थे तो कौन थे? नागसेन। कौन थे? नागसेन। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक न्यायाधीश मिलिंद के संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब देखिए मध्यकालीन इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। गलत, ये गलत है। बाकी इल्तुतमिश रजिया के वे पिता थे। ठीक है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। ये ठीक है। तो ये ठीक है। हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है। हमीदा बानो बेगम। अब देखिए खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? तो यहाँ पर फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था खरीदा। खरीदा अरबी शब्द है जिसका अर्थ चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीदा थैली में पत्र रखकर होता था। ठीक है। आगे देखिए पुस्तक और एक तरफ है विषय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनको याद करना है, पुस्तक और विषय। तो मिरात ए सिकंदरी में गुजरात विजय के बारे में है। मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय। मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय। बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातीन बंगाल के इतिहास का वर्णन है। रियाज उस सलातीन बंगाल के इतिहास का वर्णन है। रियाज उल ईशा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। रियाज उल ईशा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। तो मिरात सिकंदर में गुजरात विजय के बारे में। बुरहान मासरी में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातीन में बंगाल का इतिहास। तो बंगाल का इतिहास किसमें? रियाज उस सलातीन में है। ठीक है। हाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? ठीक है। तो फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद कौन किया था? अजीजुद्दीन खान ने। किसने किया? अजीजुद्दीन खान ने। तो फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद इसको बोलते। ठीक है। ने किया। ये अनुवाद कार्य दलिया ए फिरोजशाही के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करनी है। तो देखिए सबसे पहले विभिन्न पेशवाओं का शासनकाल निम्नलिखित है। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 ईस्वी। माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772 ईस्वी। नारायण राव तो ये 1772 से 1773 ईस्वी। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। ठीक है। और इनकी सन भी याद रखना है। 1713 से 1720, 1720 से 1740, 1761 से 1772, 1772 से 1773। तो देखिए कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया था? जैनुअल अबादीन। ठीक है। जैनुअल अबादीन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। तो ये जैनुल आबिदीन है, इनका नाम शाही खान भी था। ठीक है। तो वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। ठीक है। ये मुगल बादशाह वर्ष से की जाती इसकी बराबरी। ठीक है। चलिए
संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से कुछ मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। संगीत की टप्पा शैली, तो संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह, किसकी? मोहम्मद शाह, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। आगे देखिए, आधुनिक इतिहास में निम्न में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर स्टार लगा है। अब इधर देख लेंगे हम। देखिए 1857 के विद्रोह, सबसे पहले 1857 के विद्रोहों के स्थान देखिए। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी, झांसी में जून 1857 ईस्वी, मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी। अब इधर देखिए, कुछ स्रोतों में लखनऊ में 1857 के विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 दिया है, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प सी उत्तर माना था। तो क्या माना था? विकल्प सी ऑप्शन माना था। मेरठ 10 मई 1857 ईस्वी। तो ये वाला तो यह सही उत्तर माना है। तो बी ऑप्शन माना है, सही सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन तो किसने किया? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया। सी ऑप्शन, इंद्र नारायण द्विवेदी। अवध में होम रूल लिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। अब देखिए, ई रामास्वामी नायक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन, 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। ई रामास्वामी ने, लेकिन क्योंकि वो स्वामी नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, इस वजह से छोड़ दी। ट्रिक के साथ ऐसे हम याद करा रहे हैं। ई रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है। केरल में बायकुम त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, केपी केशव मेनन, टी के माधवन तथा कलप्पन ने भाग लिया था, ठीक है। तो केरल में बायकुम त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ था। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ठीक है। तो आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर मैंने पहला दिखा देते हैं, मातंगिनी हाजरा, कनक लता बरुआ, और इधर हैं अवड़ा अशरफ अली और शांति घोष। तो ये सब थी, ठीक है, मातंगिनी हजारा, कनक लता बरुआ, ठीक है, ये तो थी, लेकिन शांति घोष नहीं थी, क्योंकि ये इन्हें शांति थी तो फिर ये नहीं थी, ठीक है। बाकी सब डेंजर नाम है ना। देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, ठीक है। तो 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वाह,
ये तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनीति चौधरी, ठीक है, एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ये बहुत मक्कार होगा, इस वजह से उन्होंने मार दिया। महिला स्वतंत्रता सैनिक भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, अन्य उससे संबंधित, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात करा उन्होंने, ठीक है। तो बुरा मत मानना। आगे देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। कालक्रम की दृष्टि से कौन सी अंतिम थी, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैचिंग के लिए बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। अब सन याद होगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो होम रूल आंदोलन 1916, वर्ष 1916, होम रूल आंदोलन वर्ष 1916, जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919, मोपला विद्रोह वर्ष 1921, मोपला विद्रोह वर्ष 1921, होम रूल आंदोलन वर्ष 1916, जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919, मोपला विद्रोह वर्ष 1921, ठीक है, मोपला विद्रोह वर्ष 1921, ठीक है। अब देखिए, मोपला विद्रोह मैंने बता दिया। अब आ जाता है भूगोल। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो ये देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थान के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल, तो सबसे पहले देखिए, तो यमुना है वो यमुनोत्री से, कृष्णा है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से उद्गत होती है? महाबलेश्वर से, ठीक है। गोदावरी नासिक से होती है। गोदावरी नासिक से होती है। महानदी सिहावा से होती है। महानदी कहाँ से होती है? सिहावा से होता है। यमुना यमुनोत्री, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक से, महानदी सिहावा से। महानदी सिहावा से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ दर्रा वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेंगे प्रमुख दर्रे। देखिए, खारदुगला, ठीक है, ये दर्रा है, ठीक है। काराकोरम और जोजिला, चांगला, ठीक है। ये जो 4 दे दिए मैंने इधर, खारदुल्ला, काराकोरम, जोजिला और चांगला, ये लद्दाख में है, ठीक है। कौन कौन से? खारदुगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला, ये लद्दाख में है। पीर पंजल और बनिहाल, ये जम्मू और कश्मीर में है। पीर पंजल, बनिहाल, जम्मू और कश्मीर में। पीर पंजल, बनिहाल, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी, ये हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगी, ये हिमाचल प्रदेश में। दीवान, भावा, पारंगला और मणिरंग, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड में, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। गलत हो गया, देखिए अभी रुकिए, ये जो मैंने बताया ये यहाँ तक ही है। अब देखिए, शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी, दीवान, भावा, पारंगला और मणिरंग भी हिमाचल प्रदेश में ही है। मणिरंग भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, उत्तराखंड। नाथुला, जेलप्ला, सिक्किम में है। सैला, बोमडिला, दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू, मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। आगे देखिए, खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं।
भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो जो भारत है हमारा वो लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर रहता है। मतलब हमें भारत, जो बाहर के देश होते हैं उनसे अपने भारत इंडिया में लाना पड़ता है लिथियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कम होता है इस वजह से। लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर में मिल गया तो अच्छी बात है ना। चलिए देखिए, फरवरी 2023 की बात है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाला हेमंत क्षेत्र में लिथियम की खोज संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये जो पेपर है 2023 में हुआ था, ठीक है, और ये जो खोज लिथियम मिल गया तो फिर आ गया ना पेपर में। ऐसे अभी कुछ 2025 में कुछ मिला हो, ठीक है, तो अभी जल्दी से चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, क्या पता वो क्वेश्चन बन जाए। देखिए, शिवाना समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रम से किस लिए महत्वपूर्ण है। जो शिवाना समुद्रम है और कल्पक्कम, ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में। तो ये क्या चीज़ है, कर्नाटक में शिवाना समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, ठीक है, ये जो है ये जल विद्युत संयंत्र है, क्या, शिवाना समुद्रम, और ये कर्नाटक में, ठीक है, इसकी स्थापना 1902 में की गई। तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम से कर्नाटक मत कर देना, ना केरल कर देना, कलपक्कम, पक्कम है भाई, तू मिल, पक्का पक्का तेरे थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे तमिलनाडु कलपक्कम, कल मिल तू मिल कल, ठीक है, पक्का है ना। चलो ऐसे करके, तो तमिलनाडु स्थित कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है, तो ये संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है कलपक्कम। अब ऐसे याद रख लेना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल एक सही होगा। राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। जो राम गंगा नदी है, राम गंगा जो नदी है वो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है, ये बात गलत है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, गलत। अब देखिए, राम गंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। अब देखिए सहायक नदियाँ, अब देखिए प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जो प्राणहिता है वो गोदावरी, ठीक है, गोद में अब जो प्राण देते हैं जब हम जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमें कोई भगवान मिल जाते हैं, हमारे श्री कृष्ण मिल जाते हैं, ठीक है, तो या फिर मान लो गंगा जी हैं, ठीक है, क्या आप मरना चाहें, आप उनकी गोद में मरना चाहेंगे। तो हम जब प्राण देते हैं वो किसी की गोदी में देना चाहते हैं जो हमें ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है, तो प्राणहिता, तो प्राणहिता की जो सहायक नदी वो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी, ठीक है। प्राण हम किस में देते हैं, गोद में देना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी, अब भैया गोदी में सबको ले लेगी तो फिर वो दक्षिण की गंगा के कहलाएगी ना, ऐसे याद करिए। इसकी सहायक नदियाँ प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वैनगंगा। तो जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और इसकी जो सहायक नदी हैं वो प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वैनगंगा। प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वैनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती और वैनगंगा है, ठीक है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती है, भवानी है और हेमावती है, कामनी आदि, ठीक है, कामनी आदि। तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी आदि हैं। तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कावेरी, अमरावती, भवानी, ठीक है, हेमावती, ठीक है, और काविनी। तो ऐसे याद रखना, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, कृष्णा की तुंगभद्रा, ठीक है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और पंचगंगा। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और पंचगंगा, ये हो जाएंगी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उससे कहते हैं, उससे क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। क्या कहेंगे, जल विभाजक, डी ऑप्शन जल विभाजक। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसको जल विभाजक, वाटर सेट कहते हैं, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, दक्षिण मान, ये सब इसको छोड़ो, हम इधर आ जाते हैं। देखिए,
डी ऑप्शन तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। यह हवाएं फिर पश्चिम घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो ये व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सतह आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमें इसके प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न ऐसे बना रहा है, देखिए प्रश्न का बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें इनको पढ़ लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे हैं, सही पॉइंट इनको याद करना। हमें देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाए। केवल एक बात सही है। क्या कह रहा है? यह मिट्टी उच्च तापमान, लेटराइट मिट्टी के बारे में देखिए। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में क्या है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जो लेटराइट मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी है, वो भारी वर्षा करवाती है। ठीक है, और जब हम लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो हमें भी बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, इधर जाएँ कि उधर जाएँ ना। तो ऐसे ही लेटराइट मिट्टी, तो ये उच्च भारी वर्षा करवाती है। ठीक है, उसके बाद लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है।